हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है श्रीनिवास सती। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा क्या, एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है बेटा, ये क्लास 11th जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका सेकंड टॉपिक हम लोग हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमने डायमेंशनल एनालिसिस या बोले फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे डिराइव करते हैं। आज हमने बात करनी है बेटा एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, उससे पहले एक आपको इंफॉर्मेशन आपको दे दें। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है बेटा कि हम शुरू करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट में क्रैश कोर्स। कब से शुरू होगा? शुरू होगा बेटा 1 नवंबर से। कब से शुरू होना है? 1 नवंबर से। कहां कहां अवेलेबल है? साइंस में, कॉमर्स में एंड ह्यूमैनिटीज में। ठीक है, एडमिशन ओपन है, शुरू होने जा रहा है कब से? 1 नवंबर से। बेटा बेनिफिट्स आपको क्या क्या है? ऑनलाइन क्लासेस, साथ में ऑफलाइन क्लासेस हैं। 90 डेज नॉन स्टॉप क्लासेस, 90 दिन की आपकी क्लासेस चलेंगी। उसके बाद है बेटा 3 घंटा डेली क्लासेस होंगी। ठीक है, उसके बाद 5 फुल लेंथ मॉक्स हो गए। ठीक है, 5 फुल लेंथ टेस्ट आपके होंगे। उसके बाद होंगे और सारे सब्जेक्ट, ये जो टेस्ट है वो क्या है, सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। ठीक है, और इनका आपको हम वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो आपका, चाहे आईसीएसई हो, आईएससी बोर्ड हो, 10th एंड 12th। कब से शुरू होने जा रहा है बेटा? शुरू होने जा रहा है 1 नवंबर से। ठीक है, तो आप लोग एडमिशन इसमें जरूर ले लें। अब हम बात करते हैं बेटा एप्लीकेशंस। ठीक है, किसकी एप्लीकेशंस? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसका एप्लीकेशन बोले तो यूज क्या कर रहे हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, तो फर्स्ट यूज इसका बेटा क्या है? यूज में अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट हमने लिखा हुआ है क्या? फर्स्ट लिखा हुआ है बेटा चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट से मतलब है यहां पर वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। कैसे? जैसे भाई फर्स्ट इक्वेशन मैंने बना दिया f इज इक्वल टू m a। अब इसको हमने प्रूव करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। कैसे करेंगे इसको? इसका डायमेंशन पहले लिख लो, क्या होता है? ml t-2। ठीक है, इसका क्या होगा? m और इसका l t-2। ठीक है, ml t-2 इज इक्वल टू ml t-2, इसमें भी आ रहा है। तो बेटा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वेशंस क्या है, दोनों का डायमेंशंस क्या हो रहे हैं? दोनों के डायमेंशंस इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? कंसिस्टेंस है। क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें, मैं बना देता हूं f इज इक्वल टू mv। ठीक है, f का क्या होना है? फोर्स का होगा बेटा क्या? ml t-2। m का हो गया m, वेलोसिटी का हो गया l t-1। तो यहां पर क्या हो रहा है? ml t-2 और इस साइड का क्या बन रहा है बेटा? ml t-1। तो ये बेटा क्या है? ये है डायमेंशनली रॉन्ग। ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है भाई डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको इक्वेशन को हमने चेक कर लिया ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, जो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है, जो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है, ठीक है, उसमें क्या होना बेटा? वो इक्वेशन रॉन्ग होगा ही होगा। वो इक्वेशन मतलब एग्जिस्ट नहीं करता होगा। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है, डायमेंशनली सही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इक्वेशन एग्जिस्ट करता है। कई बार क्या कर लेते हैं, जोड़ तोड़ करके डायमेंशंस एक जैसा आ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और RHS में भी। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में इक्वेशन हमारा जरूरी नहीं कि सही हो। हाँ, डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन इक्वेशन जरूरी नहीं कि सही हो। लेकिन अगर डायमेंशनली रॉन्ग आ जाए इक्वेशन, तो वो इक्वेशन क्या है? एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम लोग, दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा एप्लीकेशन है बेटा, इसका यूज करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के अमंग रिलेशन निकालने के लिए। जैसे डायमेंशन की हेल्प से हम कोई भी फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे भाई मैं काइनेटिक एनर्जी का कर सकता हूं, 12 mv²। इसको हम डिड्यूस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आगे, उसको बात करेंगे उसके बारे में। इसमें क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रहा है? m पर,
मास पर और वेलोसिटी पर। वो हमें दे देगा कि मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, आप फॉर्मूला डिड्यूस करके बताओ, या फिर m और v के बीच में रिलेशंस निकाल के बताओ। ठीक है, ये है बेटा क्या, इसके दो एप्लीकेशंस, किसके, डायमेंशनल एनालिसिस के। अब मैं सीधे क्वेश्चंस करता हूं। इसमें बेटा हम इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमने करना है कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि इक्वेशन सही है या नहीं है। बेटा इसको सॉल्यूशन अगर हम करें, क्वेश्चन क्या है बेटा, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन। ठीक है, ये बेटा हाफ एम वी स्क्वायर होगा। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, और v क्या है बेटा, v है वेलोसिटी। ठीक है, g क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, और h क्या है बेटा, हाइट। तो चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हमें चेक करना है बेटा ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा गिवन क्या है, हमें गिवन है इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। तो हम लोग क्या कर लेंगे इस केस में, इसमें कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड जो टर्म लिखा हुआ है उनके अलग अलग डायमेंशंस हम लोग निकाल देंगे। तो फर्स्ट में लिख रहा हूं एल एच एस। बेटा इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा बेटा हाफ क्या है, कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन होगा नहीं। एम का क्या होगा बेटा, मास का m। बेटा इसका क्या होता है, वेलोसिटी का l t माइनस 1। ठीक है, ये हो 2। अगर मैं इसको और निकालूं तो क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस 2, m l स्क्वायर t माइनस 2। ये बेटा किसका डायमेंशन हो गया, ये डायमेंशन हो गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड का। अगर मैं r इसका डायमेंशन निकालूं अब, ठीक है, क्या होगा बेटा, ये m का क्या होता है, m का होता है अपना L। अच्छा m का होता है m मतलब मास का हो गया m, g का हो गया मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होगा, ये होगा बेटा L t माइनस 2, और h मतलब हाइट किसमें होगा, लेंथ L। ठीक है, तो करें इसको, तो इसमें भी क्या आना है, m L स्क्वायर t माइनस 2। तो इस केस में क्या हुआ बेटा, इस केस में L H S इज इक्वल टू आ गया R H S। ठीक है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली क्या है बेटा, इक्वेशन करेक्ट है, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू आता है तो ये डायमेंशनली रॉन्ग है या फिर कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा एप्लीकेशन था हमारा। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक एक्सप्रेशन डिड्यूस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है बेटा, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम having a bob attached to a string, ठीक है, that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on its length, mass of the bob and acceleration due to gravity. G. Derive expressions for its time period using method of dimensions. ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है बेटा, हमें टाइम पीरियड का क्या निकालना है, टाइम पीरियड का निकालना है एक्सप्रेशन। किस किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर कर रहा है, उसके बाद लेंथ पर कर रहा है, उसके बाद मास पर कर रहा है, उसके बाद जी पर कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने, सबसे पहले t किस किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, t कर रहा है डिपेंड अपना, सबसे पहले कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, डिपेंड कर रहा है किस पे, L M और G पर। ठीक है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, L M और G पर। हम मान लेते हैं बेटा ये L किस पे, लेंथ का किस पे कर रहा है, लेंथ की पावर x है, M की पावर y है और G की पावर क्या है, Z। ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें आगे तो t का डायमेंशन क्या होगा बेटा, t का डायमेंशन होगा, अच्छा इसको x y और z। ठीक है, t का डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 और t1।
फिर से अगर इसको लिखें, L का तो 1 ही होगा, X, M का तो M, Y और G का क्या होगा, L, T -2 और Z। ठीक है, फिर से आगे सॉल्व करें इसको, M0 L0 T1 इज इक्वल टू, अच्छा L X प्लस Z हो जाएगा। ठीक है, L क्या हो जाएगा, X प्लस Z, या फिर X पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, LX My और ये क्या हो जाएगा, L टू द पावर Z और T -2Z। इसको फिर आगे सॉल्व करें हम लोग तो क्या होगा, M0 L0 T1 इज इक्वल टू LX प्लस Z My और T -2Z। ठीक है, अब बेटा कंपेयर करते हैं हम लोग। अब हमने क्या करना है, मैं अगले पेज में कर देता हूं इसको। इक्वेशन हमारा क्या आया था बेटा, M0 L0 T1 इज इक्वल टू LX प्लस Z My और T -2Z। ठीक है, ये आया था कंपेयरिंग द डायमेंशंस। अगर हम डायमेंशन को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर पहले L का कर लें, X प्लस Z इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। फिर बेटा Y क्या है, M के साथ Y है तो Y तो 0 ही है। ठीक है, उसके बाद फिर से आ रहा है क्या, -2Z, Z इज इक्वल टू क्या है बेटा, -2Z है 1, सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन, अगर बेटा Z -2Z इज इक्वल टू 1 है तो Z क्या हो जाएगा, -12। इसी के हिसाब से बेटा X क्या हो जाएगा, X हो जाएगा हमारा X -12 क्या होना चाहिए, 0। X प्लस Z इज इक्वल टू 0, यहां से X क्या हो जाएगा, हाफ। M कितना है, Y 0 है, X है बेटा कितना, हाफ, और Y है -12। अब हमने क्या करा था, हम लोगों ने करा था बेटा क्या, जो इसका फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, वो होता है LX My और क्या था, और उसके बाद था LX M टू द पावर Y और G की पावर Z। ठीक है, यही था। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, अब X का वैल्यू, Y का वैल्यू और Z का वैल्यू यहां पर रख दीजिए। क्या होगा, T इज इक्वल टू K L क्या है बेटा, हाफ है, M क्या है, M है, Y का वैल्यू 0 हो जाएगा, M0। G का वैल्यू, G के साथ Z अटैच कर दो, Z क्या है, -12। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहां से बन जाएगा क्या, टाइम पीरियड इज इक्वल टू K L अपॉन Z हाफ। ठीक है, L अपॉन Z हाफ बन जाएगा। उसके बाद M0 मतलब क्या है, 1। तो यहां से डिराइव करके क्या आया बेटा, यह आया K L बाई Z, K रूट L बाई Z। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, किस किस पे डिपेंड कर रहा था, मास पर कर रहा था, वो बोला था उसने किस किस पे डिपेंड करता है, मास लेंथ और अच्छा ये G होगा। ठीक है, L अपॉन G, मास लेंथ और किस पे, मास के साथ लेंथ और उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ये आ गया बेटा फॉर्मूला, क्योंकि मास क्या हुआ, 0, Y का वैल्यू 0 था तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फाइनली किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू K रूट L बाई G, और फॉर्मूला भी यही होता है। ठीक है, अब ये K का वैल्यू क्या है बेटा, K है कांस्टेंट, तो डायमेंशन से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होगा ही, पेंडुलम का क्या होता है, 2 पाई। ठीक है, L बाई G। तो ये बेटा एप्लीकेशन था किसका, डायमेंशन एनालिसिस का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किस बारे में, अब हम लोग बात करते हैं बेटा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है,
डायमेंशन एनालिसिस की जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट लिमिटेशन है डायमेंशन की, वो क्या है बेटा, इसमें हमने देखा अभी जो लास्ट क्वेश्चन कर रहा था उसमें क्या हुआ था बेटा, हम k का वैल्यू नहीं निकाल पाए थे। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट को इट इज अनेबल टू कैलकुलेट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने करा था ना, जैसे क्या t का वैल्यू हमने करा था k रूट एल बाई जी, तो इसमें k का वैल्यू हमने कहा डायमेंशन मेथड से हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये क्या है बेटा, इसका फर्स्ट लिमिटेशन है। ठीक है, अगला लिमिटेशन की अगर हम लोग बात करें, अगर बेटा कॉम्प्लेक्स आ जाए, इट इज डिफिकल्ट when equations are complex। इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे हमारे में क्या आ गया, अगर उसने हमें बता दिया किसी फॉर्मूले में 10x ट्रिग्नोमेट्री आ गई, लॉगरिथम आ गया, ठीक है, जैसे log x ऐसा आ गया, या फिर 10x की पावर 5 ऐसा कुछ आ गया, पावर्स में आ गया, एक्सपोनेंट में आ गया, लॉगरिथमिक में आ गया, और फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तो वहां पर डायमेंशनल को हम लोग क्या कर, डायमेंशनल एनालिसिस से उसको यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या है बेटा, इसकी नॉन यूनिकनेस होती है, ये तो बहुत वो है, नॉन यूनिकनेस ऑफ डायमेंशन। नॉन यूनिकनेस डायमेंशन बेटा, एनर्जी का डायमेंशन भी वही है और वर्क का डायमेंशन भी क्या है, वही है, तो यूनिक नहीं है, हम डिस्टिंग्विश इसमें नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टॉर्क का हो गया, ठीक है, एनर्जी का हो गया, क्या होता है, इनका सिमिलर होता है। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज है, उनका डायमेंशन एक हो सकता है, तो इसमें थोड़ा अगर हमें डायमेंशनल के द्वारा ही पता करना है या डायमेंशनल से ही पता करना है कि भाई कौन एनर्जी है या फिर क्या है वर्क, तो उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बेटा ये क्या करता है, उसके अलावा ये करता है बेटा क्या, उसके अलावा ये बेटा करता है क्या, इसमें हम कांट डिफरेंशिएट, बेटा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता किस किस को, वेक्टर्स एंड स्केलर्स, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी को ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये किसका, ये लिमिटेशन है बेटा किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। फर्स्ट क्या था, अनेबल है बेटा किसको, कैलकुलेट करने में, किसको, डायमेंशनलेस कांस्टेंट को। हम डिड्यूस तो कर रहे हैं फॉर्मूला पर, उसमें जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू हमें पता नहीं चल रहा है, किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है, उसके बाद बेटा डिफिकल्ट है, जब कॉम्प्लेक्स आ जाए, उसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आ जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें हो जाता है, इसमें डिफिकल्टी हो जाती है। फिर है बेटा बात किसकी, इसकी नॉन यूनिकनेस है, डायमेंशन नॉन यूनिक होते हैं। ठीक है, जैसे वर्क का वही है, साथ में एनर्जी का भी वही है। लास्ट क्या बेटा, कांट डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे वेक्टर्स और किसमें, स्केलर्स में। तो ठीक है बेटा, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसके बाद इंस्टाग्राम पे हम लोग अवेलेबल हैं, फेसबुक है, उसके बाद स्काइनॉमिक्स एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो है बेटा स्काइनॉमिक्स एकेडमी, उसके बाद है स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस 10th 11th एंड 12th। ठीक है, इसमें साइंस क्लासेस हम लोग लेक्चर्स होते हैं उसको प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद बेटा एक चैनल है हमारा, वो कौन सा है, स्काइनॉमिक्स एकेडमी सैनिक RIMC RMS एंड अदर्स। इसमें बेटा कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है, सैनिक हो गया, RIMC हो गया, उसके हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप लोग हमें इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद गूगल रिव्यू के लिए बेटा आप गूगल रिव्यू भी हमें दे सकते हैं, स्काईपीडिया है बेटा हमारा सुनील सर के द्वारा। ठीक है बेटा, फिर हमने आज बात करी थी, हमने बात करी किसके बारे में, हमने बात करी आज डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, बात करी थी हमने डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।